हेलो नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है अनुकंपा अध्ययन में। उम्मीद करते हैं आप सभी जितने भी यूजीसी नेट हिंदी साहित्य से तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो चलते हैं आज का वीडियो में हम क्या देख रहे हैं। दिसंबर 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसे हम सॉल्व करेंगे और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ों को देखेंगे। जो कुछ इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं 2024 का 18 जून का एग्ज़ाम पेपर अगर आप देखे हैं तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो लगभग रिपीट हुए हैं और एक तरीक़ा से एक ही जगह से प्रश्न पूछा गया है। तो चलें ज़्यादा समय ना लेते हुए हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है जो दिसंबर 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका पहला क्वेश्चन क्या है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। तो ये आपका वैचारिक पृष्ठभूमि से प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय या कोलकाता विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कोलंबिया विश्वविद्यालय से बाबा साहेब अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में साहित्य इतिहास की अवधारणा स्पष्ट करते हुए जनता की चित्तवृत्ति पर प्रभाव डालने वाली किस परिस्थिति का जिक्र नहीं किया है। तो आपने अगर शुरुआत में ही पढ़े होंगे रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें जनता की चित्तवृत्ति पर प्रभाव डालने वाली किसका जिक्र नहीं किया है। इसमें बताना है आपको कि संस्कृति का, राजनीति का, सामाजिक या सांप्रदायिक। उसमें 4 परिस्थिति का जिक्र किया था और इनमें से आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संस्कृति। संस्कृति के स्थान पे आपका आ जाएगा धार्मिक। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांप्रदायिक ये 4 परिस्थिति का जिक्र किया है। जनता की चित्तवृत्ति पर प्रभाव डालने वाली परिस्थिति। अगला प्रश्न बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ इस गीत में प्रयुक्त काव्यांश नहीं है। ये महादेवी वर्मा जी का कविता है और इस कविता में बोला गया है कि इस प्रयुक्त काव्यांश में नहीं है। तो कौन सा नहीं है? अखंड स्वाग्नि, आत्मदीप्त चांदनी, सुनहली दामिनी, कुलहीन प्रवाहिनी। तो इनमें से किसका प्रयुक्त नहीं किया है इस कविता में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मदीप्त चांदनी। इसका प्रयुक्त नहीं किया है। अगला प्रश्न है कथन से 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है अज्ञेय की त्रिशंकु, आत्मनिपद, अद्यतन और संवत्सर आदि पुस्तकों में उनका आलोचनापरक चिंतन और वैचारिक साहित्य संकलित है। कथन दूसरा है मुक्तिबोध की कृति एक साहित्य की डायरी का धारावाहिक प्रकाशन हंस पत्रिका में हुआ है। नीचे दिया गया है उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो उसका कौन सा कथन सही हो जाएगा कौन सा नहीं आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा। पहला सत्य है और दूसरा असत्य हो जाएगा। पहला क्या है अज्ञेय की त्रिशंकु, आत्मनिपद, अद्यतन और संवत्सर आदि पुस्तकों में उनका आलोचनापरक चिंतन और वैचारिक साहित्य संकलित है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा और आपका जो कथन दूसरा है वो असत्य है। अगला प्रश्न पिता कहानी के पिता ने किन 2 पुस्तकों में जिंदगी के 35 वर्ष दिए थे।
मतलब किस पुस्तक में उन्हें तो पिता कहानी के जो पिता हैं वो किन 2 पुस्तकों में अपनी पूरे 35 वर्ष काट दिए हैं, या कट हो जाएगा काट दिए। तो रामायण महाभारत, गीता विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण या श्रीमद् भागवत गीता और रामायण गीता। तो कौन सा 2 पुस्तक है? तो पिता कहानी अगर आप पढ़े हैं तो आपको ज़रूर पता होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। चौथा, रामायण और गीता 2 पुस्तकों में वो अपना 35 वर्ष काट दिए। अगला प्रश्न है, शक्ति कवित्व बीज संस्कार रूपा काव्य हेतु शक्ति के संदर्भ में यह कथन किस आचार्य का है? भट्टतौत का, रुद्रट का, मम्मट, जगन्नाथ। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मम्मट। जो काव्य का शक्ति है, शक्ति को कवि बीज माना है कविता का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मम्मट। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में किस जनजाति का उल्लेख है? गोंड, कोल, भील, मुंडा। अगर आप 18 जून 2024 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो इसी से आपको क्या पूछा है कि ये जो जनजाति है ये किस वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं। तो इसमें आपको पहले पूछ दिया है कि कौन सा जनजाति का उल्लेख किया है, और अगला जो क्वेश्चन पेपर दूसरा एग्जाम में लिया गया तो उसमें पूछ दिया कि वो जनजाति द्वारा किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा गोंड। और ये अगर आपने देखे हैं तो ये ढोल जो वाद्य यंत्र है इसका उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, और इसमें बच्चन की आत्मकथा दिया है और उसका खंड दिया हुआ है। आपको मिलान करना है कौन सा खंड कौन सा जो शीर्षक है वो किस खंड का है। तो आपका बसेरे से दूर ये कौन सा हो जाएगा? ये तीसरा खंड हो जाएगा, और इसका प्रकाशन वर्ष कब है? तो 1978। दूसरा नीड़ का निर्माण, ये हो जाएगा आपका दूसरा खंड, और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1970 में। 10 द्वार से सोपान तक, तो इसका हो जाएगा आपका ये चौथा खंड है, 10 द्वार से सोपान तक, और इसका प्रकाशन वर्ष है आपका 1985। और लास्ट में है क्या भूलूं क्या याद करूं, ये पहला खंड, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1969। तो आप ध्यान दें, तो इसका हो जाएगा पहला खंड का 1969, दूसरा का हो जाएगा आपका 1970, तीसरा हो जाएगा आपका 1978, और लास्ट में हो जाएगा 1985। तो इसका ध्यान रखिए, एक क्रम से भी पूछ लिया जाता है और प्रकाशन वर्ष भी पूछ लिया जाता है। तो पहला क्या हो जाएगा 1969, उसके बाद 70, 78 और 85। तो सबसे पहला आपका क्या हो जाएगा, क्या भूलूं क्या याद करूं, उसके बाद नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, और 10 द्वार से सोपान तक। अगला है, उसने कहा था कहानी के आधार पर उपयुक्त कथन है। तो उसने कहा था कहानी के आधार पर सही कथन पता करना है आपको। लाहौर के बम्बू कार्ड वालों की बोली मरहम लगाने का काम करती है। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था, वह बाल्टी से गंदला पानी फेंकते हुए जमीन के बादशाह का तर्पण करने लगता है। सूबेदारनी ने अपने पति और बेटे को बचाने का गुहार लगाई। लहना सिंह दियासलाई से सिगरेट जलाकर पीने लगा। लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा उपयुक्त कथन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा BCE। तो BC किस में है? तो आपका आ जाएगा तीसरा BC
और ए वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था, वह बाल्टी से गंदला पानी फेंकते हुए जर्मनी के बादशाह का तर्पण करने लगा। सी है सूबेदारनी ने अपने पति और बेटे को बचाने का गुहार लगाई। और लास्ट में है कि जो लहना सिंह है वो नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। अगला प्रश्न, मुर्देहा में तुलसीराम जी के चाचा मुनेश्वर और नग्गर उत्तर प्रदेश के में प्रचलित किस पंथ के धर्मगुरु थे? दरिया पंथ के, दादू पंथ के, ये आपका जाएगा शिव नारायण पंथ या नाथ पंथ। तो अगर आपने मुर्दिहा पढ़े हैं तो इसको पता चल जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिव नारायण पंथ के धर्मगुरु थे। अगला है, अंजू दीदी नाटक का मंचन रंगभूमि द्वारा लक्ष्मी टॉकीज इलाहाबाद के हॉल में 22 जनवरी 1956 को हुआ। इस नाट्य प्रस्तुति के निर्देशक कौन थे? तो आपको बताना है कि ये जो मंचन किया गया था लक्ष्मी टॉकीज इलाहाबाद के हॉल में 22 जनवरी 1956 में, तो इसका निर्देशक कौन थे? श्री राज जोशी, सत्येंद्र शरत, सतीश चंद्र श्रीवास्तव या कमलेश्वर? तो 11 का आपका सही आंसर हो जाएगा पहला, श्री राज जोशी। आधे अधूरे नाटक के संबंध में सत्य कथन है। तो आधे अधूरे नाटक के संबंध में आपको सत्य कथन पता करना है, तो देख लेते हैं। यह नाटक मौजूदा जीवन की विडंबना के कुछ एक सघन बिंदुओं को रेखांकित करता है। बी है, श्री ओम शिवपुरी को यह समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। इसके पात्र, स्थितियाँ एवं मनोस्थितियाँ यथार्थपरक तथा विश्वसनीय नहीं लगती। आधे अधूरे आज के जीवन की एक गहन अनुभव खंड को मूर्त करता है। इस नाटक की भाषा में वह सामर्थ्य नहीं है जो समकालीन जीवन के तनाव को पकड़ सके। तो नीचे कूट दिए गए हैं, आपको सही कूट का चयन करना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, बी और डी। तो इसका सही कहाँ है? तो इसका दूसरा नंबर हो जाएगा। ए में क्या है? नाटक, यह नाटक मौजूदा जीवन की विडंबना के कुछ एक सघन बिंदुओं को रेखांकित करता है। और बी है, श्री ओम शिवपुरी को यह समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। और आधे अधूरे आज के जीवन की एक गहन अनुभव खंड को मूर्त करता है। तो ये आपका तीनों सही हो जाएगा। अगला है, कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य काव्य शास्त्रों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो इसका सही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो देख लेते हैं। सबसे पहले आपका आ जाएगा इडियट, ये हो जाएगा आपका 1888। ड्राइडन आपका हो जाएगा 1631। और रिचर्ड हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1893। और वर्ड्सवर्थ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1770 इसका जन्म काल। और लोजाइनस हो जाएगा आपका 1 ईस्वी से लेकर 3 ईस्वी के बीच में। तो ये सबसे पहले आ जाएगा लोजाइनस। और उसके बाद आ जाएगा आपका ड्राइडन, तो ई, उसके बाद बी किस में है? ई, बी, आपको ये तीनों में दिख रहा है। और उसके बाद आ जाएगा वर्ड्सवर्थ, ई, बी, डी। तो ई, बी, डी, तो ये आपका फोर्थ में दिख रहा है, ई, बी, डी, ए, सी। सबसे पहले लोजाइनस, उसके बाद ड्राइडन 1631, उसके बाद आ जाएगा वर्ड्सवर्थ 1770 ईस्वी, और इलियट ये 1888, और लास्ट में आ जाएगा रिचर्ड जो 1893 में इसका जन्म। तो ये जितने भी रचनाकार हैं, एक बार आप पाश्चात्य काव्य शास्त्र ये सभी
के जो रचनाकार आचार्य हैं, इन सभी का जन्मकाल एक बार ज़रूर देख लें। तो चले आगे देखते हैं। धूमिल का नक्सलवाड़ी, मोचीराम और काल दर्शन, अकाल दर्शन, ये अकाल हो जाएगा, अकाल दर्शन कविताएं किस संग्रह में हैं? संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजाजन, जलसा घर। तो कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर? किस संग्रह में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद से सड़क तक, कविता संग्रह में संकलित है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, तो देख लेते कथन क्या है। नागार्जुन की पहली कथन जो है, नागार्जुन की कविता कालिदास में शकुंतला और दुष्यंत का उल्लेख है। दूसरा कथन है, साप भरा तन प्रजातंत्र, साप भरा तन प्रजातंत्र, यह काव्य पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मिरथी की है। आपको नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कि ये दोनों असत्य हैं। अगर आपने नागार्जुन की कविता कालिदास पढ़े हैं तो इसमें शकुंतला और दुष्यंत का बिल्कुल उल्लेख नहीं है। और साप भरा तन प्रजातंत्र, यह जो पंक्ति है रामधारी सिंह दिनकर की रश्मिरथी से बिल्कुल नहीं है। तो ये दोनों आपका असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रचना शीर्षक दिया गया है और विधा दी गई है, तो कौन सा रचना किस विधा की है आपको बताना है। तो देख लेते हैं। लोक ऋण, ये आ जाएगा आपका उपन्यास। जीवन परिधि, ये हो जाएगा आपका कहानी संग्रह। चली फगुनहट बोरे आम, ये हो जाएगा आपका निबंध। और मेरे सुहृदय श्रद्धेय, ये हो जाएगा संस्मरण। तो देख लेते हैं। सबसे पहला आ जाएगा एक का दो आपका 2, 3 और 4 दोनों में दिख रहा है। उसके बाद बी का आ जाएगा आपका 3, बी का 3, तो आपका तीसरा नंबर सही हो जाएगा। तो इस तरह करके आप एलिमिनेट करके देख सकते हैं। 1-2 प्रश्न अगर आप जानते हैं तो इस तरह के सुमेलित से संबंधित प्रश्न लगभग सही हो जाते हैं। तो जैसे लोक ऋण आपका हो जाएगा उपन्यास, और जीवन परिधि कहानी संग्रह, चली फगुनहट बोरे आम ये निबंध हो जाएगा, और मेरे सुहृदय श्रद्धेय ये हो जाएगा आपका संस्मरण। अगला प्रश्न है, शौर्सनी अपभ्रंश से निकलने वाली आधुनिक भाषा नहीं है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती, कौन सा है जो शौर्सनी अपभ्रंश से निकलने वाली आधुनिक भाषा नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका पूर्वी हिंदी, ये आपका शौर्सनी अपभ्रंश से नहीं है। अगला है, मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में पात्र के रूप में उपस्थित ऐतिहासिक व्यक्ति हैं टॉल्स्टॉय, बुद्ध और तिलक, गांधी। तो कौन सा जो व्यक्ति है ऐतिहासिक व्यक्ति उसका उल्लेख किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा तीसरा बी डी और ई, टॉल्स्टॉय, तिलक और गांधी, ये तीनों का उल्लेख हुआ है। अगला है, क्या भूलूं क्या याद करूं से संबंधित उपयुक्त कथन है। ये आत्मकथा है और बच्चन जी का, और इससे उपयुक्त आपको संबंधित सत्य कथन पता करना है। देख लेते हैं। ये है, बच्चन की आत्मकथा पर मानतेन के आत्मचित्रण का प्रभाव है। बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा के एक हिस्से का शीर्षक जीवन की आपाधापी में प्रस्तावित किया था। श्रावस्ती का पुराना नाम, जिसे वेदों के अनुसार राजा श्राव ने बसाया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उनका परिवार मूलतः श्रावस्ती का था। अगला है, बच्चन जी के जीवन और काव्य दोनों के विकास में रुबाइयत, उमर खयाम और उसके अनुवाद का विशेष योगदान रहा है।
तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो 19 का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? नीचे कोड दिए गए हैं, आपको विकल्प चुनना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए बी ई। तो ए बी ई किस में है? तो इसका आपका दिख रहा है 3 ऑप्शन हो जाएगा। ए बी ई क्या है देख लेते हैं, ए बी और ई। बच्चन की आत्मकथा पर मानतेन के आत्मचित्रण का प्रभाव है, तो ये सही है। बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा के एक हिस्से का शीर्षक जीवन की आपाधापी में प्रस्तावित किया था, तो ये आपका सही हो जाएगा। और ये बच्चन जी के जीवन और काव्य दोनों के विकास में रुबाइयत, उमर खयाम और उसके अनुवाद का विशेष योगदान रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला है, चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक में कुल कितने दृश्य है? 14, 15, 13, 12। तो उस नाटक के चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक में कुल कितने दृश्य हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पहला 14 दृश्य। अगला है, कथन दिया गया है कि यह नाटक इस अर्थ में समकालीन नाटक है कि यह किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, अन्याय इसमें या आकर हो जाएगा अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनमाने पर रोशनी डालता है। इस प्रहसन में व्यंग के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया है उतना ही अधिक कहने की गुंजाइश भी है। अंधेर नगरी नाटक के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? परमानंद श्रीवास्तव, सत्यप्रकाश मिश्र, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल। तो 21 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? अंधेर नगरी नाटक के संबंध में जो ये कथन है किस आलोचक का है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सत्यप्रकाश मिश्र का है। मुक्तिबोध ने साहित्य की हर विधा को इतना तोड़ दिया है कि रचना स्वयं अपने मूल्यों को ललकारने लगती है। कविता बढ़ते बढ़ते डायरी हो जाती है और डायरी चलते चलते कहानी हो जाती है। मुक्तिबोध के रचना शिल्प के बारे में यह कथन किस साहित्यकार का है? तो ये बहुत अच्छी बात कही गई है मुक्तिबोध के संबंध में। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी, नेमी चंद्र जैन, शमशेर बहादुर सिंह या श्रीकांत वर्मा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका श्रीकांत वर्मा। अगला प्रश्न है, आमुख के अनुसार कामायनी की कथा सृष्टि में जयशंकर प्रसाद ने किन पुस्तकों से सहायता प्राप्त की थी? आमुख के अगर आधार पर अनुसार कामायनी की जो कथा सृष्टि है उसमें किस पुस्तकों से सहायता प्राप्त की थी जयशंकर प्रसाद ने? मुंडक उपनिषद, कठोपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, छंदोग्य उपनिषद या ऋग्वेद। नीचे कोड दिया गया है, आपको सही कोड का चयन करना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका तीसरा CDE। शतपथ ब्राह्मण, छंदोग्य उपनिषद और ऋग्वेद, इन पुस्तकों की सहायता ली गई थी। कुमारपाल प्रतिबोध इनमें से किस जैन कवि की रचना है? ये हो जाएगा आपका सोमप्रभ सूरी की रचना है। ये हो जाएगा सोमप्रभ सूरी की रचना। अगला है, घनानंद की काव्य पंक्ति काहू कल पाए है सु कैसे कल पाए है में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, यमक, सलेश। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा यमक।
प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित उपयुक्त कथन है। तो देख लेते हैं इसका कौन सा कथन हो जाएगा। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म सन 1852 में चुनार उत्तर प्रदेश में हुआ। संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला में उनकी अच्छी गति थी। उन्होंने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया। दांत, भौ, आप, बात, धोखा, रिश्वत, बेकार, होली जैसे विषयों पर उन्होंने निबंध लिखे। कली कौतुक, भारत दुर्दशा, कली प्रभाव, गौ संकट आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। तो नीचे विकल्प है, आपको चयन करना है कौन सा सही हो जाएगा। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका चौथा बी, डी, ई। बी, डी और ई। बी है संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला में उनकी अच्छी गति थी, यानी उसे अच्छी जानकारी थी उन्हें। डी है दांत, भो, आप, बात, धोखा, रिश्वत, बेगार, होली जैसे विषयों पर उन्होंने निबंध लिखे। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और कली कौतुक, भारत दुर्दशा, कली प्रभाव, ये गौ संकट आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। अगला है उर्वशी के स्त्री पात्र हैं। दिनकर द्वारा जो उर्वशी गीति काव्य है उसके पात्र कौन कौन से हैं। 27 का आपका सही बताना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, डी और ई। सहजन्या, चित्रलेखा और निपुणिका इसका सही विकल्प हो जाएगा। तो इसमें कहाँ है ए, डी, ई, ए, डी, ई। तो आपका तीसरा नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, 2 कथन दिए गए हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन के रूप में लिखित है, दूसरा उसके कारण के रूप में। तो देख लेते हैं अभिकथन क्या कहा गया है। ये 2 हो जाएगा या 2 हो गया है। सन 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई और उसी वर्ष उसके वार्षिक अधिवेशन के सभापति प्रेमचंद्र हुए। कारण है 1936 में प्रकाशित अपने काव्य संग्रह का नाम सुमित्रानंद पंत ने युगांत रखा। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दूसरा ए। अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन आर इसका सही व्याख्या नहीं करता है। ये आपके प्रेमचंद्र के संबंध में हो जाता है और ये आपका सुमित्रानंदन पंत के बारे में। तो ये दोनों अलग हैं, तो इसका ध्यान रखें। अगला है निम्नलिखित काव्य संकलनों में राम कुमार वर्मा कृत काव्य संकलन है। तो इनमें से कौन सा काव्य संकलन राम कुमार वर्मा का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, डी, ई। बी, डी, ई। तो देख लेते हैं अंजलि 1930, डी चित्रलेखा 1935 और एकलव्य, ये तीनों जो रचनाएं हैं ये हो जाएगा आपका राम कुमार वर्मा का। अगला है एक कहानी यह भी के अनुसार सत्य कथन है। तो इनमें से आपको सत्य कथन पता करना है। बेलक्षी की घटना ने मन्नू जी को महाभोज उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया। आपकी बंटी कड़ियों में ही लिखा गया और कड़ियों में ही धर्मयुग में छपता रहा। और ये कड़ियों हो जाएगा, कुड़िया हो गया है, तो इसे ध्यान रखें। 1 इंच मुस्कान मूलतः राजेंद्र यादव द्वारा लिखित उपन्यास था। महाभोज का पहला नाट्य रूपांतरण अमाल अल्लाना ने किया। अक्षर प्रकाशन से राजेंद्र यादव के संपादन में हंस का पहला अंक अगस्त सन 86 में प्रकाशित हुआ। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही विकल्प हो जाएगा। नीचे कूट दिए गए, तो देख लेते हैं कूट। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका
दूसरा ए बी और ई। तो देख लो ए और ए बी ई में क्या दिया है, ए बी और ई। बेलक्षी की घटना ने मन्नू जी को महाभोज उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया। तो बिल्कुल सही। आपका बंटी कड़ियों में ही लिखा गया और कड़ियों में ही धर्म युग में छपता रहा। तो ये भी सही है और आपका ई नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साधारणीकरण के संदर्भ में सही कथन है। तो साधारणीकरण के संबंध में आपको सही कथन बताना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी डी और ई। देख लेते हैं। भट्टनायक के अनुसार काव्य और नाटक में अभिधा व्यापार के उपरांत भावक तत्व व्यापार के द्वारा विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का साधारणीकरण हो जाता है। दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सहृदय का आश्रय तत्व धर्म के साथ तादात्म्य होता है, परिणामतः आलंबन तत्व धर्म का सामान्यीकरण होता है और इन दोनों का नाम साधारणीकरण है। ई है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार साधारणीकरण न तो आश्रय यानी राम का होता है, न आलंबन यानी सीता का होता है, अपितु वह कवि की अनुभूति का होता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राम की शक्ति पूजा कविता की पंक्तियों को कविता में आने के क्रम से पहले के बात के क्रम में लगाइए। तो राम की शक्ति पूजा में जो पंक्तियां हैं उनको क्रम में लगाना है। तो आपका सबसे पहले आ जाएगा बी। देख लेते किस में है। तो बी आपका सिर्फ दूसरा नंबर पे है। बी सी ई डी ए ये हो जाएगा आपका। तो देख लो सबसे पहले हे अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार, उसके बाद आ जाएगा केवल उजलती मसाल, केवल जलती मसाल, उसके बाद आ जाएगा नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, और डी आ जाएगा अन्याय जिधर है उधर है शक्ति, और आपका लास्ट में आ जाएगा शक्ति की करो मौलिक कल्पना। आगरा बाजार नाटक में आई नज्म की पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो यहाँ नज्म दिए गए हैं और आपको क्रम में लगाना है। तो देख लेते हैं नीचे विकल्प। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका चौथा। सबसे पहला आ जाएगा आपका डी। सबसे पहला आ जाएगा आपका डी। जितने हैं आज आगरा में कारखाना जात, सब पर पड़ी है आन के रोजी की मुश्किलात। उसके बाद आ जाएगा आपका सी। होता है बागवों से हर एक बाग का निभा, और उसके बाद आ जाएगा आपका ए। वह सुनकर बोला, और आपका आ जाएगा दूसरा बी नंबर। रोटी ना पेट में हो तो कुछ भी जतन ना हो, और लास्ट में आ जाएगा आपका ई। कपड़े किसी के लाल हैं रोटी के वास्ते, लंबे किसी के बाल हैं रोटी के वास्ते। अगला देखते हैं। संस्कृति और सौंदर्य में आए कथन है। संस्कृति और सौंदर्य में आए कथन है। तो आपको कौन सा कथन है आपको तो बताना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए बी डी, यानी तीसरा नंबर ए बी और डी। अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भारत को महामानव सागर कहा है, और प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में सौंदर्य अनुभूति की परंपरा को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया था। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बहुत कम लोग यह जानते हैं आज हम जो हैं वो किसकी
बदौलत, जिसने हमें जनसेवा की ओर लगाया, हमारी आंखें खोली, हमें सही रास्ता दिखाया, किससे हमने हमेशा प्रेरणा ली, अपना कर्तव्य किया और आगे बढ़े। बकरी नाटक का उक्त संवाद किस पात्र के द्वारा कहा गया है? तो ये बकरी नाटक से है और किस पात्र द्वारा कहा गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका दुर्जन। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास के प्रकरणों के शीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। यह प्रकरण के शीर्षक दिए गए हैं, आपको क्रम में बताना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, ई, बी, ए, उसके बाद डी और लास्ट में आ जाएगा सी। अकाल में अधिक मास, उसके बाद आ जाएगा सब में हाँ, सुख दुख, बिगाड़ का मूल विवाद और साहसी पुरुष। कुबेरनाथ राय के निबंधों की विशेषताओं से संबंधित उपयुक्त कथन। तो ये कथन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको जो मूल रचनाएं हैं, मूल पुस्तक, उन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, नगेंद्र का, उसके बाद राम कुमार वर्मा का। तो ये जो कुछ इनकी पुस्तकें हैं, इन्हें पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ज़्यादातर अगर आप 2 पुस्तक पढ़ते हैं, नगेंद्र और शुक्ल का, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो मैं इनकी पुस्तकों का जो संक्षिप्त है उन्हें लाने का प्रयास करूँगी बहुत जल्द। तो देखते हैं इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका सही हो जाएगा दूसरा, ए, सी, डी। ए, सी और डी। कुबेरनाथ राय के निबंधों का मूल स्रोत लोक जीवन, लोक संस्कृति और लोक शब्दावली है। कुबेरनाथ राय के निबंधों में मिथकों के प्रति गहरा आकर्षण है और डी हो जाएगा आपका। कुबेरनाथ राय निबंध को एक बौद्धिक कर्म मानते हैं। अगला है पात्र दिए गए हैं और प्रकाशन स्थान से पत्र दिए गए हैं और प्रकाशन स्थान से आपको सम्मिलित करना है। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो पहले देख लेते हैं। सदादर्श, ये हो जाएगा आपका दिल्ली। सज्जन कीर्ति सुधार, ये हो जाएगा आपका उदयपुर। सदाचार मार्तंड, ये जयपुर। और आर्य दर्पण, ये हो जाएगा आपका शाहजहाँपुर। तो सबसे पहला ए का दो आपका तीनों में दिख रहे हैं। उसके बाद 2 का 4 आपका 2 और दूसरा तीसरा में दिख रहा है। उसके बाद 3 का 1, तो 3 का 1 आपका ए सही विकल्प हो जाएगा, तीसरा नंबर। और लास्ट में आर्य दर्पण का हो जाएगा आपका शाहजहाँपुर। अगला प्रश्न, इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला? यह कथन परिंदे कहानी के किस पात्र का है? ये हो जाएगा आपका डॉक्टर मुखर्जी जी ने कहा था। अंधा युग नाटक से संबंधित में सत्य कथन है। अंधा युग नाटक के संबंध में सत्य कथन कौन सा हो जाएगा? तो इसका विकल्प देख लेते हैं। ए, सी, डी। ए, सी, डी, तो ये आपका चौथा हो जाएगा। देख लेते हैं ए, सी, डी में क्या है। ए, सी और डी। ए, धर्म भारती के अनुसार यह काव्य रंगमंच की दृष्टि में रखकर लिखा गया है। सी है, इस नाटक का घटनाकाल महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभात तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक है। तो बिल्कुल ई है, नाटक के तीसरे अंक का शीर्षक गंधारी का साप है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा।
नवजागरण एवं स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहला कौन सा घटना हुआ था? तो इसका विकल्प देख लेते हैं, CBAED। तो ये सब हो जाएगा आपका तीसरा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सबसे पहला C, अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में मैकाले का प्रारूप। उसके बाद आ जाएगा आपका कोलकाता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना, प्रार्थना समाज की स्थापना, और उसके बाद बंग भंग, तिलक को देश निकाले की सजा। ये हो जाएगा आपका सही विकल्प। अगला अनुकरण का आशय है ऐसे प्रभाव का उत्पादन जो किसी स्थिति, अनुभूति अथवा व्यक्ति के शुद्ध प्रकृति रूप से उत्पन्न होता है। उपयुक्त कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये आयोग द्वारा ये क्वेश्चन थोड़ा इसमें जो ऑप्शन था, ये जो कथन है ये इनमें से किसी का नहीं था, ये यॉट्स का कथन था। और इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं एक भी सही नहीं था, तो इसका जो इसे गलत माना गया, आयोग ने इसे मूल्यांकन से बाहर रखा था। तो इसका सही हो जाएगा यॉट्स। अगला प्रश्न, असाध्य बिना कविता में आई उक्तियाँ। संवादों को कविता में आने के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो जो पंक्तियाँ हैं या संवाद है, उक्तियाँ हैं, इसको क्रम में लगाना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ये। सबसे पहले आ जाएगा C, राजन, पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं, शिष्य साधक हूँ। और दूसरा आ जाएगा, किंतु मैं ही तो तेरी गोद में बैठा मोद भरा बालक हूँ। उसके बाद आ जाएगा, हाँ मुझे स्मरण है, बदली कांद पत्तियों पर बरसा बूंदों की पटपट। उसके बाद आ जाएगा, मुझे ओट दे ढक ले छा ले ओ शरण्य। और लास्ट में आ जाएगा आपका, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। अगला देखते हैं, अमृतसर आ गया कहानी में किस स्टेशन के बाद हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी गहरी हो गई थी? तो जब बस चल रही थी, उसके बाद कौन सा ट्रेन चल रही थी, तो कौन सा स्टेशन में आकर हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी गहरी हो गई थी? तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, वजीराबाद। अगला है, तमस उपन्यास में हरनाम सिंह और बंतों को अपने घर में पनाह देने वाली स्त्री कौन है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, रमजान की माँ राजू ने इन दोनों को पनाह दिया था। तो आज हम 45 ही प्रश्न करेंगे। अगले वीडियो में हम सारा प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।